दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से शंकराचार्य विवाद गहराता जा रहा है और उस विवाद के बीच राज्य सरकार के अधिकारियों के इस्तीफे हो रहे हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें घिरती जा रही है। आखिर इस विवाद का पटाक्षेप कैसे होगा? एक तरफ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने शंकराचार्य के साथ जो भी मिसबिहेव हुआ, उसे सीधे-सीधे उन्होंने गलत ठहराया है। कोई भी व्यक्ति उसे गलत ही ठहराता। लेकिन इसके बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई संसद में। बजट सत्र को लेकर बैठक हुई और उस बैठक में शंकराचार्य प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग और शंकराचार्य के साथ जिस ढंग की घटना हुई है, उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी की। लेकिन इन सब के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी हावी हो रही है? और जिस प्रकार से राज्य की लोअर ब्यूरोक्रेसी में 2 इस्तीफे सामने आए हैं, जिसमें से एक अग्निहोत्री साहब का इस्तीफा शंकराचार्य के समर्थन में आया। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और उसके बाद आज जिस प्रकार की घटना हुई कि सत्ता का, सरकार का नमक खाने की बात करते हुए एक जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा भेजा है। अब वो सरकार का नमक खाते हैं या जनता की गाढ़ी कमाई का नमक खाते हैं, ये या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का नमक खाते हैं, ये प्रशांत कुमार सिंह को ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। जहां तक हमारे जैसे संविधान के विद्यार्थी जानते हैं, सत्ता का नमक कोई भी सत्ता के साथ काम करने वाला या सरकार का अधिकारी नहीं खाता, बल्कि वो इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज आते हैं, उससे उसका वेतन भत्ता तय होता है। खैर, प्रशांत कुमार सिंह की अपनी व्याख्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी व्याख्या क्या है? और जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य के प्रति शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सॉफ्ट नजर आए, उसके बाद भाजपा की अंदरूनी राजनीति में कौन सा खेल चल रहा है, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद है एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। आइए आपका सबसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी। हमारे साथ मौजूद है बीबीसी हिंदी के साथ लंबा वक्त बिता चुके वरिष्ठ पत्रकार समीरात्मज मिश्र जी और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीनू जैन जी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शरद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है कि शंकराचार्य कौन है और उनका हम्म, नियुक्ति कैसे होती है। हम्म, अब उसकी उनकी नियुक्ति पे सवाल उठेंगे कि नियुक्ति कैसे होती है। तो उसके लिए काशी विद्वत परिषद है। मठा मुनाय जो जो शंकराचार्य ने लिखा था, उसके अनुसार जब तीनों पहले तो काशी विद्वत परिषद नाम उनका रिकमेंड करती है और हम्म, उसके बाद बाकी तीनों पीठों के शंकराचार्य उनका नाम अनुमोदित करते हैं। जी, ऐसे शंकराचार्य बनते हैं। इसके लिए कोई किसी अदालत को दखल देने की या सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं होती। हम्म, जब तीन शंकराचार्य मिलकर कह रहे हैं कि सर अविमुक्तेश्वरानंद ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? वो कह रहे जी, हैं कि साहब सर, उनका केस चल रहा है। तो केस उनको चल रहा है तो उनको माघ मेला में शिविर लगाने की अनुमति बतौर शंकराचार्य किसने दी? जिस हम्म, जिस प्रशासन ने दी, वही प्रशासन अब उनकी नियुक्ति पे सवाल उठा रहा है। तो आपने पहले जी, लगाने ही क्यों दिया? तो कुल मिला के इसके पीछे राजनीति है। इसमें कहीं कोई प्रशासन या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई कानूनी अड़चन होती। तो जी, सारी चीजों के पीछे मुझे तो राजनीति दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से उमा भारती से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक जो बीजेपी के नेता हैं, वो उनके पक्ष में खड़े हैं, जबकि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शय पर पूरा जिला प्रशासन उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है। अच्छा, एक सतुआ बाबा कहाँ से प्रकट हो गए हैं? ये सतुआ बाबा नाम मैंने पहली बार सुना है। हालांकि मैं संत समाज के लोगों का काफी आदर करता हूँ, लेकिन मैं सतुआ बाबा से मैं परिचित नहीं था, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। आप लोग उस इलाके से आते हैं, ये है कौन? उनकी भी चर्चा काफी हो रही है। नहीं, उसके बारे में मुझे बहुत अधिक पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जी, जो जो उमा भारती ने जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, या जिस तरीके के सवाल, एक इसमें एक नया एंगल, एक मतलब नया क्या पुराना एंगल है कि जी, ज्योतिष पीठ के
एक समय में 3 शंकराचार्य थे। जी। ठीक है, द्वारका पीठ के 2 शंकराचार्य थे, पुरी पीठ के 1 शंकराचार्य निश्चलानंद जी हैं, श्रृंगेरी पीठ के भारती तीर्थ। तो जो पूर्व की और दक्षिण की, वो तो बिल्कुल क्लियर सीटें थी। लेकिन एक समय स्वरूपानंद जी, वो दो दो पीठों के शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के भी और द्वारका पीठ के भी। तो ऐसी विसंगतियां होती रही हैं कि ज्योतिष पीठ के एक समय 3 शंकराचार्य थे, वासुदेवानंद, स्वरूपानंद और एक माधवाश्रम, 3 जी। शंकराचार्य थे। तो अब ये समझ नहीं आता कि भाई इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो इसी तरीके से द्वारका पीठ के भी 2 थे। वहां के जो सदानंद जी हैं, तो एक समय वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता हुआ करते थे, तो आज वो शंकराचार्य हैं। तो इसमें इतनी राजनीति है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से पोप या इमाम अपने अपने धर्मों के सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी क्यों नहीं सर्वमान्य परंपरा के अनुसार चुना जाए। तो आखिर इतने शंकराचार्य, मुझे एक बार मिले एक प्रयागपीठ के शंकराचार्य, कभी जी। कांची कामकोट के शंकराचार्य को भी कहा जाता है कि साहब वो भी शंकराचार्य हैं। जी। तो जो हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु हैं शंकराचार्य, हिंदू धर्म के, तो कितने शंकराचार्य हैं, इसी पे ही क्लैरिटी नहीं है। अब चूंकि वासुदेवानंद जी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कहलाते हैं, और जिसको लेके अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो जो विवाद चल रहा है, तो वासुदेवानंद जी बहुत समय से, मुझे याद आता है कम से कम 25-30 साल से वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। जी। कोई भी शंकराचार्य, लेकिन किसी भी शरद जी, शंकराचार्य मुद्दा ये राम नहीं जन्म, है। शरद जी, मुद्दा ये नहीं है, सवाल है कि शंकराचार्य हो ना हो, मिसबिहेव अगर हुआ है तो उस वक्त निश्चित तौर पर उसकी निंदा होनी चाहिए। ठीक है, मिसबिहेव क्या हुआ है कि भाई पहली चीज तो उनसे पूछा गया कि आप बतौर शंकराचार्य पालकी में जा रहे हैं, नोटिस तो यही दिया गया ना। मैं तो सिर्फ कानूनी, जो जी। कानूनी नोटिस दिया गया है, प्रशासनिक नोटिस दिया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, राजनीति की बात हम कर चुके हैं थोड़ा सा, और आगे भी आगे होगी, लेकिन मेन चीज जो है प्रशासनिक है। तो आखिर वासुदेवानंद सरस्वती पे सवाल क्यों नहीं उठ रहे? सवाल अविमुक्तेश्वरानंद पे उठ रहे हैं। जब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य, तो दोनों पे सवाल उठने जी। चाहिए ना। जब दोनों के ठीक है, खिलाफ आप दोनों लिटिगेशन पे चल सवाल रहा है, उठाने की दोनों, बात करते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास अभी, शरद जी। नहीं नहीं, बस समीरात्मक एक जी, सेकंड, ये बताइए। जी। बस एक सेकंड, वासुदेवानंद जी चूंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से, विश्व हिंदू परिषद से लगातार जुड़े रहे पिछले 25-30 साल से, तो क्या ये वजह है कि योगी जी उन पर सवाल उठा रहे हैं, वासुदेवानंद सरस्वती पे नहीं उठा रहे हैं? एक सब मतलब शुरू से, जब से राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, किसी भी शंकराचार्य ने, किसी भी अखाड़ा परिषद ने कभी भी राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन नहीं किया, अकेले जी। वासुदेवानंद सरस्वती को छोड़कर। ये बस कहना चाहता था, क्या ये वजह है कि जी। अब मुक्तेश्वरानंद पे सवाल उठ रहे हैं और वासुदेवानंद जी पे नहीं उठ रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। लेकिन समीरात्मक जी, एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पावर स्ट्रगल है, कहा जा रहा है कि उस पावर स्ट्रगल में एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर निपटाने का जो खेल है, शंकराचार्य विवाद के साथ साथ निपटाने वाले खेल को भी सुनहरा मौका दिखाई दे रहा है, ऐसी चर्चा है। क्या है बीजेपी के अंदर का खेल, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि निपटाने वाला ये खेल तो जो है लंबे समय से चल रहा है, खासकर जब से 2024 का चुनाव हुआ है तब से ये बातें चल रही हैं। लेकिन ये बड़ा एक मौका जरूर इसको कहा जाएगा। पर एक बार इस विवाद की जड़ में जाना जाए, शरद जी बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, कारण भी बताए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है जो तात्कालिक कारण जो दिखाई पड़ रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, उनको सारे शंकराचार्य जो बाकी 3 पीठों के शंकराचार्य हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं, और है नहीं पालकी से वो गए नोटिस देने। आपको पता होगा कि उसी दिन 3 घंटे बाद जिन सदगुआ बाबा का आप जिक्र कर रहे हैं, बाकायदा वो पूरे लाव लश्कर के साथ और पूरा पुलिस प्रशासन उनको नहलाने के लिए तैयार था। तो एक पालकी छोटी सी, वो एक प्रतीकात्मक
होती है, शंकराचार्य उसी में बैठकर जाते हैं, उनको ले गए और उसको एक एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया प्रशासन ने, चाहे जिसके कहने पे बना लिया हो। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। वहां बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, शरद जी भी जानते ही होंगे, प्रशासन वहां पर शंकराचार्य हो चाहे और दूसरे आध्यात्मिक गुरु हो, साधु संत हो, नागा बाबा हालांकि वो कुंभ और अर्धकुंभ में ही आते हैं, तो उनके बहुत ज्यादा उनसे वाद विवाद करने की कोशिश नहीं करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर जबरन उलझने की कोशिश की गई और अपमान जो किया गया हम लोगों ने देखा ही। इसका कारण जो है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद एक तमाम आज के समय में जब हर प्रोफेशन के लोग एक पार्टी बन गए हैं, सरकार के पक्ष में वो कितना ज्यादा कर सकते हैं, बोल सकते हैं या दिखा सकते हैं, उसकी एक होड़ लगी हुई है। तो ये आध्यात्मिक वर्ग जो है, ये जो धर्मगुरु हैं बहुत सारे, उनके बीच में भी ये होड़ लगी हुई है। अभिमुक्तेश्वरानंद एकमात्र व्यक्ति दिखते हैं या कुछ लोगों में से वो दिखते हैं जो सरकार की तमाम ऐसी चीजों का विरोध करते रहते हैं जो उनको लगता है कि ये सनातन परंपरा के अनुकूल नहीं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मैं उस समय बीबीसी में था, कवर भी किया था, वो लगातार अनशन पर रहे, विरोध करते रहे और आज तक कर रहे हैं कि वहां पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, या फिर गंगा के प्रदूषण को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, या अभी तात्कालिक रूप से मणिकर्णिका को लेकर वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो ये वो चीजें और भी बहुत सारे, राम मंदिर के मुहूर्त वगैरह को लेकर भी उन्होंने, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, शिलान्यास हुआ था, उन सारी चीजों को लेकर भी वो सवाल उठाते रहे कि जहां पर उनको लगता है कि ये शास्त्रीय परंपरा के प्रतिकूल है, तो उसको आवाज उठाते रहते हैं। कुंभ का नाम बदलकर अर्धकुंभ को कुंभ और कुंभ को महाकुंभ कर दिया गया, यानी अपने तरीके से सरकार एक इस धर्म को भी जो चलाने की कोशिश कर रही है, शास्त्रीय परंपराओं को किनारे रखकर, उसका वो विरोध करते रहे। इसकी एक खुन्नस सरकार के प्रति दिखाई पड़ती है। एक और, उस दिन प्रशासन को लगा कि उसने गलत कर दिया है, तो बैकफुट पर दिखाई पड़ा था जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, कई लोगों से बातचीत हमारी हुई, लेकिन उसके बाद उनको नोटिस जब दे दिया गया तो इसके लिए निश्चित तौर पर ऊपर से आदेश आया और इस घटना के बाद प्रशासन आक्रामक हो गया। आज तक 10वां या 11वां दिन है और उनके पास प्रशासन के लोग जा नहीं रहे। तो ये एक बड़ा इश्यू जो है, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दूसरी बात आपने जो कही कि क्या निपटाने की कोशिश भी हो रही है, अब देखिए निपटाने की कोशिश तब ये दिखाई पड़ने, अगर इसमें पॉलिटिक्स देखा जाए, जब केशव प्रसाद मौर्य के बयान आए, और केशव प्रसाद मौर्य ने एक और जो बयान दिया वो और ज्यादा गंभीर मुद्दा है। वो कह रहे हैं मुझसे कहा जाएगा तो मैं शंकराचार्य जी के पास जाऊंगा भी। तो भाई इसका मतलब कि उनको रोका जा रहा है वहां जाने से। रोक कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो नहीं रोक रहे होंगे। उनको रोकने का जो कुछ आदेश होगा, यानी ये टकराव प्रदेश में ही सरकार के बीच में चल रहा है। इधर उमा भारती का बयान आ रहा है। ये सारी चीजें ऐसी होती जा रही हैं कि जिसमें ये मतलब एक उस पॉइंट को हिट कर दिया गया है जो पॉइंट इनके लिए सबसे अपना एक आशा वो रहता है, एक अपना होता है। इन्होंने अपने उस पॉइंट को हिट कर दिया है। अब इसको लेकर निपटाने की जो कोशिशें हैं, निश्चित तौर पर उनकी चर्चा होने लगी है और मौका मिल गया है। मौका इसलिए मिल गया है कि नाराजगी जबरदस्त है लोगों के बीच में। अच्छा, दूसरी ओर एक ट्रॉल आर्मी और खड़ी कर दी गई है जो शंकराचार्य से सवाल पूछ रही है। शंकराचार्य आप हैं, असली है, नकली है? अरे भाई, समीर मिश्रा है और अब शरद जी ने कहा भी कि उसकी अपनी एक परंपरा होती है। अभिषेक, हम लोग मिलकर शंकराचार्य के असली नकली होने का तय नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी सारी चीजें, उनको जो नोटिस दिया था प्रशासन ने जवाब भी दे दिया। तो पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार वहां पर बैकफुट पर दिख रही है। और अगर जो आपने निपटाने वाली बात की, निपटाने वाले मुद्दे पर अभी इसको आराम से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि देखें ये कहां तक जा सकता है। और ये इसलिए मैं इसको अच्छे मौके की, सही मौके की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा मौका है जिसमें लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक हिंदुत्व के लिए जो जाने जाते हैं,
उस मामले में वो अभी तक बीजेपी के बाकी नेताओं में 20 बैठते थे। नहीं, हिंदुत्व वाली बात तो अपनी जगह है समीरात्मक जी, ये अधिकारियों का जो इस्तीफा हो रहा है ये क्या है? रुकिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। ये मैं कह रहा हूं कि इसमें आक्रामक हिंदुत्व में अभी तक वो 20 माने जा रहे थे, लेकिन ये ऐसा मुद्दा आ गया कि उसी आक्रामक हिंदुत्व के मामले में ये अब बहुत नीचे चले गए हैं, और इसमें उनको अगर कुछ हो जाता है, बड़ा फैसला उनकी पार्टी ले लेती है, तो जो सिंपैथी ये गेन कर सकते थे आक्रामक हिंदुत्व के नाते, वो सिंपैथी शायद अब लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके समर्थक लोग हैं उनका समर्थन और समर्थन देने का कारण वो समझा जा सकता है, उसको समझने में बहुत नहीं। दूसरी बात ये जो इस्तीफे वाली बात आप कर रहे हैं, अब इस्तीफे में भी आपको वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अब कल वो अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, तो उनका तो था कि यूजीसी और ये शंकराचार्य तमाम चीजों से आहत हो गए वो, और ऐसे आहत हो गए, हालांकि बड़ी हैरानी की बात है कि पीसीएस और आईएएस सिविल सर्विसेज की सेवा को एक झटके में कोई व्यक्ति छोड़ दे, पर हर व्यक्ति की अपनी सोचने समझने की और भावनात्मक जो उसके आस्वाद होते हैं अलग अलग होते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। अब ये आज वाला जो इस्तीफा है बड़ा, ये भी उन्होंने तो खैर कहा कि इसकी वजह से और ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और ये सारी चीजें होती है सबका। ये प्रशांत कुमार जी जो डिप्टी कमिश्नर है शायद जीएसटी में, सेल्स टैक्स पहले हुआ करता था, नमक खाया है सरकार का। हाँ, उनको देखकर मुझे लगता है शोले फिल्म में गब्बर सिंह के वो शागिर्द कहते थे, सरदार मैंने आपका नमक खाया, उस तरह से कह रहे हैं वो। तो वो क्या है कि मुझे लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के करीब है, जैसा उनको देखने से लगा। वैसे बहुत तो अभी उनके प्रोफाइल से मैं परिचित नहीं हूँ, और अभी वो डिप्टी कमिश्नर है, जिसका मतलब नीचे की पोस्ट से प्रमोट होते होते वहां तक पहुंचे हैं। और जिस तरीके से रोते हुए और सरकार का नमक खाया हुआ, उनका ये कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए जो कुछ शब्द बोल दिए गए शंकराचार्य की ओर से, उससे वो आहत हो गए। तो जो नमक खाने की बात वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपने अपने इंट्रो में बताया भी कि अब ये नमक वो किसका खा रहे हैं। नमक तो आम जनता का, टैक्स पेयर्स का नमक खा रहे हैं। उस टैक्स पेयर्स के नमक की वजह से योगी आदित्यनाथ को किसी ने कुछ कह दिया तो आहत हो गए, बेचारे रोने लगे। अच्छा, आहत हो गए तो ये तो 4 दिन हो गया अभी मुक्तेश्वरानंद को कहे हुए, आज अचानक वो आहत हो गए। तो वहां तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि उनकी अपनी कोई राजनीतिक आकांक्षा होगी या जो भी हो, क्यों आहत हो गए हमारी समझ से बिल्कुल परे है। मैं कतई उसको नहीं समझ पा रहा हूं, उनका भी और अलंकार अग्निहोत्री जी का भी। लेकिन प्रशांत जी का तो ये कुछ लग रहा है कि हाँ, सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट आ ही गया था तो छोड़ो नौकरी, और आहत भावना अपनी दिखा दो तो थोड़ा सा करीबी भी हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, और मैं प्रशासनिक सेवाओं में आजकल बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देख रहे हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, अचानक उनके अंदर वो आक्रामक हिंदुत्व तो जगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेवा में रहते हुए मैं हाईकोर्ट के जज को बंगाल में देखा गया, हाईकोर्ट के जज सीधे लोकसभा आ गए। जी हाँ, तो इन्हीं लोगों से प्रेरित होकर यहाँ भी हम कई लोगों को देख रहे हैं। अच्छा, ये पता ही होता है कि अकूत पैसा उन लोगों के पास होता है ना, तनख्वाह तो उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन रिटायरमेंट के करीब पहुंचते पहुंचते इतना पैसा होता है कि उन लोगों को भी नहीं पता होता कि हमारे पास कितना पैसा और कितनी संपत्ति है। समीरात्मक जी, थोड़ा समय का वो है, इसको टू द पॉइंट ही हम रखते हैं। मीनू जी, ये कौन सा सिस्टम डेवलप हो गया है कि अब शंकराचार्य साबित करें कि वो शंकराचार्य है, जनता साबित करे कि वो नागरिक है और वोटर है, दूसरे लोग अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को ऐसे ही साबित करें, कोई साबित करे कि हम भारतीय हैं सीए एनआरसी के माध्यम से। आखिर ये किस दौर में चल रहे हैं हम लोग, जहां हर मोड़ पर लोगों को ही साबित करना है। सरकार ने सब चीज से पिंड छुड़ा लिया है। ईडी जिसके ऊपर मुकदमा कर दे, ईडी नहीं बताएगी कि वो आदमी दोषी है कि नहीं, लेकिन वो आदमी खुद साबित करे कि वो दोषी नहीं है। ये कौन सा अमृत काल है जिस अमृत काल में शंकराचार्य निशाने पर आ गए हैं? जी देखिए, ये अमृत काल इस मायने में तो है कि इसके बहाने हिंदू धर्म का जो एसेंस है बहुलतावाद, वो सिर उठा रहा है। अब यहाँ हो रहा है कि भाई योगी भी धर्माचार्य है, शंकराचार्य भी धर्माचार्य है, साईं बाबा भी धर्माचार्य हैं, शिरडी के साईं बाबा भी हिंदुओं के धर्म गुरु हैं या भगवान है। मतलब ये दिस काइंड ऑफ बहुलतावाद जो है धर्म का, यही बहुलतावाद जो इसकी खासियत थी, उसकी वजह से इतना लंबा सफर तय करके हजारों साल का आज भी जिंदा है वो धर्म। और उसमें अगर ये इस तरह की चौधरी पने की जो लड़ाई ये शुरू हो गई है, ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है।
क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ेगी, मीनू जी आप जो कह रही है बहुलतावाद, तो पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं वन नेशन वन टैक्स नारा दिया गया, जीएसटी के समय में बड़ा चर्चित स्लोगन था, वन नेशन वन इलेक्शन, हर जगह सबको एक करने की बात हो रही है। अब वन नेशन वन शंकराचार्य की बात तो नहीं हो रही है, आने वाले समय में वो तो शुरू नहीं हो जाएगा। नहीं देखिए, इनकी यहाँ कोशिशें तो हो रही है, जैसे साईं बाबा का विरोध क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे एक वो चाहते हैं कि एक मतलब एक ही कोई एक ऐसी अथॉरिटी बन जाए सेंट्रल हिंदू धर्म की कि जो डिक्टेट्स दे, जैसे अभी बता रहे थे शरद जी कि पोप या इमाम जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो हिंदू धर्म में स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे कोई भी सड़क चलता व्यक्ति अगर गेरुआ पहन के खड़ा हो गया और अच्छा भाषण दे दिया या कोई उसने चमत्कार दिखा दिया तो वो जनता का धर्मगुरु बन जाता है। तो ऐसे में आप कहाँ से मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट जो मांगने की बात हो रही है, या दस्तावेज प्रमाण बताइए। तो ये जो बताने वाली जो बातें हैं, और जिसमें कि जैसे जो बताया कि कैसे किस विधि से इनका मनोनयन या इनकी नियुक्तियां या जो भी कुछ होता है, सिलेक्शन होता है शंकराचार्य का, तो उसमें ये चीज आना, तो ये तो अगेन आता है ना कि जो आप जबरदस्ती जो एक धर्म जो बहुलतावाद का पोषक है, भाई 33 करोड़ देवी देवताओं का जिस धर्म के अंदर उल्लेख आया है, कहा गया है, गिनती चाहे कितनी भी हो, लेकिन इतने सारे देवी देवता अचानक थोड़ी जुड़ गए होंगे। इसी तरह ग्रेजुअली कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ जो भी आया वो ही आत्मसात करता चला गया वो धर्म, और उसमें और अब आप ये बना दें कि ये जो एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य से सर्टिफिकेट मांगेगा, तो ये बहुत भारी क्लैश का कारण बनेगा। इसमें एक नहीं है, इसमें कई और भी जो धर्मगुरु हैं उनको गद्दियां हिलती नजर आएंगी अपनी, कि कल को हमें भी चैलेंज कर दिया जाएगा कि भाई आप भी बताइए कौन कौन है, बताइए। पता चला एक नया नैरेटिव शुरू हो गया इस देश के अंदर, सब की गद्दी चैलेंज हो गई है। वो बताते हैं ना कि भाई सब दिखाओ कागज अपने अपने। तो जो कागज दिखाने का जो सिलसिला है, उससे जो एक खलबली समाज के अंदर पैदा होती है वो धर्मगुरुओं के भीतर भी होगी। आप जो है जो हिंदू धर्म है, आप उसको एक विखंडन की तरफ धकेल रहे हैं। इस तरीके के ये जो चैलेंज करने की जो बातें हो रही है, और धर्मगुरु गुत्थम गुत्था है आपस में, मतलब इसमें खाली मल्लयुद्ध होना बाकी रह गया था अपनी वर्चस्व सिद्ध करने के लिए, वो रह गया, बाकी तो सब कुछ हुआ वहां पे माघ मेला में, काफी कुछ हुआ। अभी बस कोर्ट नहीं गए, क्योंकि इसलिए नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी कुछ पेंडिंग है उसमें मसला। और ये भी एक निंदनीय बात है कि शर्म की बात है कि इस तरीके से धर्मगुरु, जिसमें कि आपको ये हिंदू धर्म तो इजाजत देता है कि आपको नहीं अपनी जो आश्रम में नहीं जम रही है आपको, तो अपनी लकुटिया और लेके और बाहर आ जाओ, अपना नया आश्रम स्थापित कर लो। वहां पे आप कोर्ट कचहरी कर रहे हैं एक पद के लिए। ये हिंदू धर्म के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए भी, मैं तो ये कहूंगी, एक जो नई जनरेशन जो तर्क के आधार पे या अपने जो लॉजिक जिसको बोलते हैं उसके आधार पे चीजों को मानने की बात करती है, वहां वो ये लड़ते हुए देख रही है धर्मगुरुओं को। अभी तो देखिए, जब माना जाता है कि भाई सब अपने धर्म की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, युवा भी और सब, और वहां पे धर्मगुरु का ये लड़ाई हो जाए कि भाई अपने अपने कागज दिखाओ, सर्टिफिकेट, तो वो चीज जो है आप खुद ही अपने जो अनुयायी हैं उनको अपनी धर्म के प्रति आस्था में शक पैदा कर रहे हैं उनके मन में कि भाई जो हम जिस धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करने लायक भी है या नहीं। यहाँ तो धर्मगुरु लड़ रहे हैं। आप सही कर रही है। अब हम एक छोटी छोटी टिप्पणी 30 सेकंड में सबसे लेंगे। शरद जी से शुरू करते हैं। शरद जी, क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कसौटी पर है या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कसौटी पर है? लगता है कि शरद जी का नेटवर्क चला गया। समीरात्मक जी, आपसे यही सवाल है मेरा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कसौटी पर है या भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का आधार कसौटी पर है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, चुनाव जो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का आधार है, चुनौती उसको है। इसलिए चुनौती है कि टेस्टिंग फेज में बीजेपी धीरे धीरे चलती रही, एक चीज करके। पहले लगा कि वो केवल मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे वो हिंदुओं की एक एक चीज पर, यहां तक कि आस्था पर भी प्रहार करना शुरू किया, तो उसको लगा कि अब, और विरोध उस तरीके का नहीं हुआ, तो उसको लगा हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन ये मसला मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है। और अब ये चुनावी साल में हुआ है सर, चुनावी साल में हुआ है, इसलिए सवाल है। हाँ बिल्कुल, चुनावी साल में हो रहा है, और अभी चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पहले से ही
जहां जी पहले हाँ। से ही पीडीए के आधार पर अगड़ा पिछड़ा की लाइन है, यूजीसी हाँ। वाली जो नई गाइडलाइंस है उसने अगड़ा पिछड़ा की इस लाइन को यूं कहे कि मुहमांगी मुराद दे दी है अखिलेश यादव को। उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ की चुनौतियां क्या है? तो उनके सामने जी चुनौतियां दोनों स्तर पर है। और देखिए क्या है कि कई बार होता है कि आप इसी कॉन्फिडेंस में आप गलतियां कर जाते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस उनको बहुत ज्यादा है कि जो आक्रामक हिंदुत्व है उसकी आड़ में आप कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू धर्म पर भी प्रहार कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो कई बार वो चीजें ठीक उल्टी है। पड़ जाती हैं। जी चुनावी साल में ये उनको जी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा लग रहा है। जी शरद जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी जो सवाल आपसे मेरा था कि ये चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए है, उनकी कुर्सी दांव पर है बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, या भाजपा का जनाधार दांव पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मुख्यतः हिंदुत्व पे है, हिंदू जातियों पर है, हिंदू धर्म पर है। और अगर हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं पे ही वो प्रहार करने लगे, उन पे सवाल उठाने लगे, तो एक समय तक तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी भी या उनके जो कोर वोटर हैं वो थोड़ी देर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन एक समय आएगा, देखिए, ये वो टाइगर है हिंदुत्व का जिसपे सवारी करना आसान है लेकिन उससे उतरना मुश्किल है। और ये हम कई बार देख चुके हैं कि जब हिंदुत्व के खिलाफ कोई चीज जाती हुई दिखती है जो कोर हिंदू वोटर्स हैं, तो वो इस जी सरकार से नाराजगी भी दिखाते हैं और उसे प्रकट भी करते हैं। तो हम कई बार देख चुके हैं। अभी ये यूजीसी का जो मामला है उस पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है उसको जो कोर वोटर्स हैं वो मान रहे हैं कि सब हिंदुत्व के खिलाफ है। हालांकि उसमें एससी एसटी और ओबीसी के बारे में बात है, लेकिन माना जा रहा है कि सब ये अपर कास्ट वोटर्स जो हमेशा से बीजेपी के वोटर्स थे कि उनके खिलाफ जा रहा है। तो ऐसी इस समय जो परिस्थितियां आ गई हैं उसमें योगी आदित्यनाथ एक विलेन बनते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर जी बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो उस पर चुपचाप बैठा जी है। वो ना तो ये कह जी रहा है कि सब योगी गलत है और ना ये कह रहा है कि योगी सही है। योगी जी बीच में भी गलत दिल्ली से आए भी थे, मिलने मिलने भी गए, लेकिन उसके बाद बावजूद उनको अपनी पार्टी लीडरशिप से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो टॉप जी लीडरशिप भी चलिए, देख रही है कि इसी बहाने सर्टिफिकेट मिला हो या सकता नहीं? है कि जो 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 आपस की अंदरूनी लड़ाई है तो हो सकता है उसका भी फैसला हो जाए। मीनू जैन जी, सीधा सवाल आपसे, संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि क्या बीजेपी के अंदर के झगड़े का समाधान भी यही मिल जाएगा? और थोड़ा खुल के इस सवाल को कहें कि अमित शाह एंड कंपनी जो चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी पिछड़े वर्ग के नेता को दिया जाए, मंडल और कमंडल का कॉकटेल यूपी में स्थापित किया जाए, क्या उसके लिए वो सुनहरा वक्त करीब आ गया है? देखिए एक्चुअली तो पिछले 5 साल से तो पूरी तरह दबा के मुहिम चल रही है पूरे जोशो खरोश से कि योगी आदित्यनाथ को अपदस्थ किया जाए और अपनी मनमर्जी का वहां पे मुख्यमंत्री बैठाया जाए। लेकिन योगी जी भी पूरी तगड़ी फाइट दे रहे हैं उनको। लेकिन अब जो मौका आया है ये अगेन वो आता है कि जो फलक्रम है भाजपा की राजनीति की, जो एक आधारशिला जिसके ऊपर पूरी राजनीति घूम रही है उस पार्टी की, और वहीं पे अगर आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए हैं, गुत्थम गुत्था है और लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, तो बता आप चुनाव में उतरेंगे कैसे कि भाई कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप? वहां तो लड़ाई है, उसको तो निपटाइए पहले। गुरु का सम्मान नहीं है, एक धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु के ऊपर पुलिस भेज रहा है और मारपीट हो रही है। तो वो जो धर्म की जो राजनीति जो चल रही है वो ही खतरे में पड़ जाएगी सबसे पहले। अभी तक तो देखिए इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सामने नहीं आए थे। राम जन्मभूमि के जो विवाद था उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए थे कि भाई ये मुहूर्त वगैरह के सवाल थे, लेकिन वो ऐसे सवाल नहीं थे कि जो मूलभूत सवाल नहीं था, वो एक रिचुअल का सवाल था कि ये भाई शास्त्रोक्त नहीं है और ये नहीं है, हो गया वो फिर भी। और उसमें भी वो दावा करते रहे कि अभी मुक्तेश्वरानंद की जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें मैंने जो हाई कोर्ट में गवाही दी थी, उन्होंने और उनके गुरु जी स्वामी स्वरूपानंद जी ने, कि भाई शास्त्रोक्त जो उन्होंने वो दिए थे साक्ष्य कि भाई राम जन्मभूमि यही है,
तो उसी के आधार पे ये फैसला हुआ था। तो दावा तो उनका वहां भी है, वो वहां भी चूकते नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद कम नहीं पड़ते हैं योगी से या भाजपा से, वो बराबर की उनका भी दावेदारी है उसके ऊपर। तो ऐसे धर्म गुरु से अगर आप, और मैं इसमें एक बात ये कहना चाहती हूँ, मूल मुद्दा लड़ाई शुरू हुई वहां से कि स्नान नहीं करने देंगे। भाई देखिए, जो हिंदू धर्म की जो इसमें स्नान की परंपराएं या जो भी कुछ है या जो भी होता है, उसमें धर्म गुरुओं के लिए विशेष रास्ता, विशेष उनको सुविधाएं, विशेष मार्ग दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है कि नहीं, कि भाई कुंभ में भी इवन पहला स्नान अखाड़ों के हिसाब से उन्हीं धर्म गुरुओं का। ऐसी इस माघ मेले में ऐसा क्या खास था कि जिसमें एक गुरु को स्नान करने देने से वो चाहे, मान लिया एक मिनट के लिए मैं ये कहती हूँ कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद को कोई शारीरिक व्याधि होती तो क्या तब भी ना जाने देते उनको तब भी जोर जबरदस्ती की जाती कि पैदल ही जाया जाएगा। दरअसल ये मुद्दा ये है जो आप लोगों की चर्चा से मुझे समझ में आया। संत लोगों को विशेष सुविधा या विशेष मार्ग मिले न मिले, भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल पावर स्ट्रगल में एक दूसरे के साथ खेल करने की प्रक्रिया को कुछ विशेष मार्ग जरूर मुहैया कराना चाहती है कि आखिर कौन सा मार्ग है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जगह अमित शाह एंड कंपनी का उस लॉबी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें अमित शाह, जिसमें योगी आदित्यनाथ को लगे कि नहीं, गुजरात लॉबी को किनारे लगाने का सुनहरा मौका है। लेकिन इस बार इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य समर्थन में, योगी आदित्यनाथ की पूरी लॉबी विरोध में, अधिकारियों का इस्तीफा और वो इस्तीफा जातिगत रूप लेता जाना, और उन सब से आगे जाकर के देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, उस खेल में एक बात तो साफ है, संत समाज की नाराजगी को झेल पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कम से कम अखाड़ा परिषद और संत समाज की नाराजगी को आज के दौर में नहीं झेल सकती, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में हाफ हो चुकी है। तो क्या विधानसभा में साफ होने की का रिस्क उठाएगी? स्वाभाविक तौर पर नहीं उठाएगी। देखते हैं होता क्या है। जी मीनू जी कुछ कह रही है बेहद। मैं एक चीज मैं इम्पोर्टेंट कह रही थी, ये जो विवाद है अभिषेक जी, ये खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, ये विवाद बढ़ के उत्तराखंड तक आएगा। आप ये देखिए कि जो ज्योतिर्पीठ है वो यही जोशीमठ में है, उत्तराखंड के चुनाव भी साथ साथ हैं उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पे भी जो विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है इस बात का कि आपने अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ ये बदतमीजी हुई है, यहाँ पे इस चीज का विरोध है, यहाँ की जनता भी विरोध करेगी क्योंकि यहाँ की ज्योतिर्पीठ का जो शंकराचार्य है उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो दोनों जगह असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि भाजपा अफोर्ड कर सकती है दो जगह के हिंदुओं को नाराज करना। जी चलिए चलते चलते एक सलाह मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को, व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैं सलाह दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बाबाओं को और संतों को कैबिनेट रैंक के साथ सुशोभित किया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में क्या यह परंपरा नहीं लाई जा सकती? क्योंकि इस परंपरा से जनता के टैक्स के पैसे का कुछ नुकसान भले हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का नुकसान तो नहीं हो सकता, कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अब संत समाज से ही आने वाले योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ संत समाज से ही आने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, इन दोनों के बीच में विवाद गहराता जा रहा है। तो जितनी भी मेरी समझ है थोड़ी बहुत, उसमें यही लग रहा है, अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें, योगी आदित्यनाथ सनत जयसूर्या समझे जा रहे थे आक्रामक बैटिंग में, अभिमुक्तेश्वरानंद वहां क्रिस गेल साबित हो गए। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि आक्रामक बैटिंग और ओपनिंग बैटिंग जो होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना हिंदुत्व का चेहरा, वो ब्रांड कट की योगी आदित्यनाथ की छवि लोकसभा चुनाव में ही बिखरती हुई दिखी थी, जब अखिलेश यादव का पीडीए मजबूती से चल रहा था, राहुल गांधी और खड़गे के चेहरे पर दलित वर्ग भी साथ में आ रहा था। और अब तिलक तराजू और तलवार की एकता के बूते भारतीय जनता पार्टी यूपी में जब लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री जी का इस्तीफा और एक तरफ प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा। यहाँ तिलक और तलवार एक साथ क्या उसके बाद आ पाएंगे? मत भूलिए कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में जाति एक प्रमुख फैक्टर है। बिहार में बीजेपी आज तक दबा नहीं पाई, और जब दबाने की सोच रही थी उसके पहले ही नीतीश कुमार ने और ज्यादा उसे घोर मट्ठा करने का काम कर दिया। तो जिस प्रकार की स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में भी, क्या कमंडल के ऊपर मंडल चल जाएगा?
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मत भूलिए कि 2027 के बाद 2029 भी आना है और 2029 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता भी कहीं ना कहीं दांव पर होगी। फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ की सत्ता ही दांव पर है, और जब योगी आदित्यनाथ की सत्ता दांव पर है तब बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के साथ ही 2027 का चुनाव लड़ा जाए। आने वाले कुछ समय में इसका जवाब मिल जाएगा। 48 घंटे, 72 घंटे या कुछ घंटों में इस पर एक पटाक्षेप होने की उम्मीद है, लेकिन जितना रायता फैलना था, जितना नुकसान होना था, वो हो चुका है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए मीनू जैन जी, शरद गुप्ता जी और समीरात्मज मिश्र जी, आप तीनों ने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।